एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका लर्निंग टुगेदर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। ये हमारा हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे हैं। ये हमारी 15 क्लास है। इससे पहले हम 14 क्लास अपनी कर चुके हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने MA BEd किया हुआ है अपना होम साइंस से, प्लस मेरा CTET और UPTET क्लियर है 2 टाइम। मुझे एक्सपीरियंस है 2 इयर्स ऑनलाइन का और 2 इयर्स ऑफलाइन का। मैंने लगभग 500 बच्चों को गाइड किया हुआ है अपना टीजीटी पीजीटी के लिए। हम लोग जो भी पढ़ाते हैं उसकी PDF प्लस जो भी हम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं उन सब के बारे में हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा लर्निंग टुगेदर। आप इससे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारी 15 क्लास है, हम इसे आप अपना शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, यदि पारिवारिक बजट में आय की तुलना में व्यय अधिक हो, आपका आय की तुलना में क्या व्यय अधिक हो, तो कैसा बजट कहलाता है? घाटे का पारिवारिक बजट, बचत का पारिवारिक बजट, आदर्श पारिवारिक बजट या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, बचत का बजट आपका व्यय कहलाता है जिसमें आपके आय अधिक हो और व्यय आपका कम हो। क्या? जिसमें आपकी आय अधिक हो और व्यय आपका कम हो, थोड़ा सा आपके पैसे बच जाएं फ्यूचर के लिए, उसे हम कहते हैं बचत का बजट। आदर्श पारिवारिक बजट आपका ये होता है जो मतलब अच्छा बजट आपका बनाया जाता है। तो उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो है ही नहीं। तो घाटे का पारिवारिक बजट इसे हम कहेंगे। घाटे का क्यों? क्योंकि हमने हमारी आय तो कम थी और हमारा व्यय अधिक हो गया, यानी कि हमें क्या हो गया? घाटा हो गया। तो ये क्या हो गया? आपका घाटे का बजट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है पारिवारिक बजट संबंधी एक लोकप्रिय सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? गिलबर्ट, एंजल्स, मुंडेल या कोई नहीं? किसने किया था आपका? आप लोग मुझे बताएंगे किसने किया था? आपका एंजल्स ने किया था। एंजल्स ने किया था। मुंडेल के जो आपका विचार आया था सबसे पहले, कार्य सरलीकरण का जो विचार आया था वो है आपका मुंडेल के मन में आया था, कार्य सरलीकरण। इन्होंने परिवर्तन का वर्ग भी दिया। मुंडेल ने क्या दिया? परिवर्तन का वर्ग भी आपका मुंडेल ने ही दिया। गिलबर्ट ने क्या दिया था? पाथवे चार्ट। कार्य सरलीकरण का पाथवे चार्ट है ना, शायद याद होगा। पाथवे चार्ट ये भी आपका किसने दिया था? गिलबर्ट ने दिया था। और एंजल्स ने आपका क्या दिया था? पारिवारिक बजट आपका एंजल्स ने दिया था। नेक्स्ट आपका आता है सिलाई का कार्य शुरू करना, मतलब आपको कोई कार्य सिलाई का है, बस शुरू करना किस प्रकार की आय से संबंधित है? वास्तविक आय, मानसिक आय, संपूर्ति आय या इनमें से कोई नहीं? क्या है आपका? संपूर्ति आय है, मतलब हमारी जो आय है उससे अलग पार्ट टाइम जॉब कह लो, संपूर्ति आय आता है। जैसे हम लोग पापड़ बनाना, ट्यूशन पढ़ाना, ये सब भी आपकी संपूर्ति आय होती है। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था कितनी होती है आपकी? प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है आपकी 2 से 6 वर्ष। बाल्यावस्था किस प्रकार के खेलों की अवस्था है? बाल्यावस्था दो भागों में बांटती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है आपकी 2 से 6 साल और उत्तर बाल्यावस्था जो होती है आपकी वो होती है आपकी 6 से 12 साल। तो इन्होंने जो बात की है प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात की है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में आपका क्या होता है? खिलौने के साथ खेलना। आपका दिवा स्वप्न किस में आते हैं? किशोरावस्था में। वो मतलब उन्हें सपन आने लगते हैं। बात फादर ऑफ दिवा स्वप्न या फादर ऑफ डे ड्रीमिंग किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड को आपका कहा जाता है, फ्राइड को, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आ जाता है इनमें से कौन सा कल का सिद्धांत है? कलर का है ये। कौन सा? रंग का सिद्धांत है। कौन सा? कलर बोल दो या रंग बोल दो। रंग का, सॉरी, कौन सा रंग का सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत नहीं है, वह क्या है? तत्व है। क्या है वह? कला के तत्व हैं। एक मिनट, यह आपका क्वेश्चन है कला का, कौन सा आपका कला का सिद्धांत नहीं है, या कौन सा आपका, उन्होंने पूछा है कला का सिद्धांत नहीं है, वह आपका क्या है? कला का तत्व है। तो कला के कितने सिद्धांत है? कला के आपके 5 सिद्धांत है। कौन कौन से? संतुलन, अनुपात, अनुरूपता, लय और दबाव। ये आपके क्या है? सिद्धांत है। क्या? लय और दबाव। और जबकि आपके तत्व कितने हैं? 7 हैं। पोत,
पोत आपका रंग, आकार, रेखा, प्रकाश व छाया, नमूना और रिक्त स्थान क्या है आपके कलर के तत्व है। तो रंग क्या हो गया आपका कलर का तत्व हो गया, पोत भी आपका कलर का तत्व है, रेखा, आकार ये सब आपके कला के तत्व हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो आपका कपास है। कपास आपका कैसा पौधा, कैसा तंतु है। कपास किस प्रकार का तंतु है आपका। कपास एक प्राकृतिक तंतु है, ये तो पता है। प्राकृतिक में आपका कैसा तंतु है, आपका प्रोटीन तंतु है, सेलुलोजिक है, आपका सिंथेटिक है, आपका खनिज तंतु है। कैसा है आपका कपास आपका सेलुलोजिक है। कैसा है, सेलुलोजिक है। और इसका जो पेड़ की लंबाई होती है वो होती है 4 से 5 फीट, 4 से 5 फीट लंबा आपका पेड़ होता है। इसमें प्रधानता किसकी हुई आपकी, सेलुलोज की हुई। और ये जन्मदाता कहाँ है इसका, भारत है। जन्मदाता इसका भारत है। अमेरिका में पहले नंबर का सबसे अच्छा कपास आपका होता है। उच्च गुण का जो होता है आपका मिस्र का है। नेक्स्ट आपका आता है कपास की प्राथमिक फिनिशिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं है। जो पहली फिनिशिंग होती है, प्राथमिक फिनिशिंग होती है, उनमें से आपकी कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी इनमें नहीं है। विच इज द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इंक्लूड इन द प्राइमरी फिनिशिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन। क्या है, ब्लीच, स्केरिंग, मर्सराइजिंग या पेंटिंग। क्या है आपका है पेंटिंग। प्रिंटिंग जो है ये आपका बाद में होने वाली प्रक्रिया है, सजावटी प्रक्रिया है। ये आपके फिनिशिंग का अंतिम चरण है। इन्होंने पूछ ली प्राथमिक फिनिशिंग क्या नहीं है, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग जो है आपकी सजावटी प्रक्रिया, बाद में जो पेंट किया जाता है, सजावट की जाती है कपड़े पे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है मर्सराइजिंग प्रक्रिया में किस रसायन का प्रयोग आपका किया जाता है। जो मर्सराइजिंग होती है और उससे कॉटन के कपड़े में क्या क्या चीज बनती है, किस किस चीज क्या क्या चीज उसका अच्छा हो जाता है, आप मुझे बताइए। मर्सराइजिंग जो है आपकी बच्चों एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है मर्सराइजिंग, एक 1 मिनट। मर्सराइजिंग एक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी, रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है ना। में इसको डुबाया जाता है। इस मर्सराइजिंग करने से कपड़े में क्या क्या चीज आती है, आपके कपड़ा में चमक आ जाती है, कपड़े में मजबूती आ जाती है, और कपड़े का रंग सोखने की क्षमता बढ़ती है। क्या है, शक्ति व रंग बढ़ता है, और कपड़े में सोखने की जो क्षमता होती है वह आपकी बढ़ जाती है। तो मर्सराइजिंग रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि क्षार। क्या हो गया इसका, क्षार। जैसे इसमें क्या क्या होता है आपका, देखो कॉटन की प्रक्रिया में, वस्त्रों के निर्माण प्रक्रिया में क्या है आपका, पहला है क्या है आपका खेती, यानी कि कल्टीवेशन यानी कि आपकी खेती होती है। फिर हार्वेस्टिंग, उस चीज़ को हम करके इकट्ठा करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है आपका पिकिंग, चुनाई भी मतलब वो इकट्ठा करने को। गीनिंग में क्या होता है आपका, बिनोले निकाले जाते हैं, उसके जो बिनोले बन जाते हैं उन्हें निकाल लिया जाता है। फिर आपका सोर्टिंग क्या होता है, इसी के गीनिंग के बीच, क्योंकि उसमें छटाई कर ली जाती है, क्या अच्छा है और क्या आपका बेकार है। उसके बाद वेलिंग मतलब गांठ बांधना। बेलिंग में क्या हो जाता है आपका, गांठ बन जाती है। बेलिंग के बाद आपका होता है ओपनिंग या बिल्डिंग, ट्रोसिंग शुरू होती है ना, उसमें गांठें खोलना और उन्हें आपस में मिलाना होता है। फिर आता है आपकी कार्डिंग में क्या होता है आपका, कार्डिंग में आपका क्या होता है, धुनाई, उनकी धुनाई की जाती है। कॉम्बिंग में उनमें फिर कंघा किया जाता है। कॉम्बिंग में किया जाता है, उसमें कंघा किया जाता है। ड्राइंग मतलब खींचना, फिर उन्हें कंघा करके उन्हें इकसार करके खींचा जाता है। उसके बाद आती है आपकी रोविंग, घुमाव देना, उनमें घुमाव दिया जाता है। फिर आपके आती है स्लीविंग मतलब आपकी क्या होती है, पोनी बना दी जाती है। उसके बाद स्पेनिंग मतलब क्या होता है, स्पेनिंग मतलब कताई की जाती है, कताई। और बीविंग में क्या होता है आपका, बीविंग में आपका बुनाई की जाती है। बीविंग में क्या किया जाता है, बुनाई। फिर उसके बाद उस पर क्या की जाती है, फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग की जाती है ना बुनाई के बाद क्या की जाती है, फिनिशिंग। और फिनिशिंग के बाद क्या किया जाता है, उस पर रंगाई की जाती है। ये आपकी पूरी प्रक्रिया है। कैसे, हार्वेस्टिंग, पहला कैलिवेशन, हार्वेस्टिंग के बाद गीनिंग के बाद आपकी सोर्टिंग के बाद वेलिंग के बाद ओपनिंग के बाद कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग के बाद ड्राइंग के बाद रोविंग के बाद स्पेनिंग के बाद बेबिंग के बाद फिनिशिंग, और फिनिशिंग के बाद आपकी डाई। ठीक है ना। ये इसकी प्रक्रिया है सूती वस्त्रों के निर्माण की आपकी प्रक्रिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कपास की कौन सी विशेषता उसे गर्मियों के लिए उपयुक्त बनाती है? कौन सी ऐसी विशेषता है, कौन सी विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉटन मेक इन सुटेबल ऑफ समर? समर के लिए उसे सुटेबल बना देती है। लोचशीलता, जल रोधकता, उच्च शोषण क्षमता या रासायनिक प्रतिरोध। क्या ऐसी चीज है जो उसे गर्मियों में पहनने के लिए कहते हैं ना, गर्मी चल रही है कॉटन खरीद लो। क्यों खरीद लो कॉटन? क्या अच्छा होता है उसमें? ऐसा उसमें उच्च शोषण क्षमता होती है, मतलब उसमें जो आप पसीना वगैरह आता है उसे शोषण करके शरीर को ठंडा रखने की क्षमता उसमें होती है आपकी कपास में। कपास को मुलायम बनाने हेतु कौन सी फिनिशिंग आपकी की जाती है? विच फिनिशिंग इज गिविंग टू कॉटन टू मेक इट सॉफ्ट? सॉफ्ट, हार्ड फिनिशिंग, सॉफ्टिंग फिनिशिंग, वाटर प्रूफिंग या एंटी क्रश फिनिशिंग कौन सी आपकी की जाती है? देखो, वाटर प्रूफिंग जिससे पानी का मतलब वो सोखने की क्षमता अच्छी, हार्ड फिनिशिंग जिससे वो थोड़ा कड़ासा हो जाए, सॉफ्टनिंग फिनिशिंग उस पर की जाती है मुलायम करने के लिए। अगला है, कपास की स्केनिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? जो आपकी स्केनिंग प्रक्रिया है उसका क्या उद्देश्य है? रंग देना, रंग देना की चमक बढ़ाना, चमक बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? मर्सराइजिंग करते हैं। अशुद्धियाँ हटाना या लोकशीलता बढ़ाना। क्या है? अशुद्धियाँ हटाना। इससे जो आपकी अशुद्धियाँ होती हैं उसमें मोम, तेल, प्राकृतिक अशुद्धियाँ होती हैं, मतलब जो भी है गंदगी को हटाया जाता है जिससे आगे की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से करा जा सके। किस में किया जाता है ऐसा? आपका स्केरिंग में। स्केरिंग प्रक्रिया में जो है आपका कपास का जब आपका आया हुआ होता है तो उस पर कुछ मोम, कुछ प्राकृतिक उसकी गंदगियाँ, जितनी भी आपकी गंदगियाँ होती हैं उन सबको हटाया जाता है जिससे आगे की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से हम लोग कर सकें। तो उसके लिए हम स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग में क्या होता है? आपका अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। फिर आपका आता है, मर्सराइजिंग के बाद कपास की कौन सी विशेषता बढ़ जाती है? मैंने बिल्कुल अभी बताया था 2 मिनट पहले की 3 चीजें उसकी बढ़ जाती हैं। शोषण क्षमता कम हो जाती है, कम हो जाती है। तंतु खुदरे हो जाते हैं, खुदरे, ध्यान से पढ़ना। क्षमता कम हो जाती है, तंतु खुरदरे हो जाते हैं। रंग फीका हो जाता है, नहीं। चमक और ताकत बढ़ जाती है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉटन इंक्रीजिंग आफ्टर मर्सराइजिंग। नेक्स्ट आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन कपास की एक वैकल्पिक कृत्रिम फिनिशिंग है? कौन है ऐसी है जो आपकी कपास की वैकल्पिक कृत्रिम फिनिशिंग है? सिंथेटिक फिनिशिंग, नाइलॉन कोटिंग, फ्लेम रिटार्टेड फिनिशिंग या सिल्क फिनिशिंग? कौन सी है आपकी? आप लोग मुझे बताएंगे कौन सी है? जल्दी से आंसर दोगे कौन सी है? जल्दी से आंसर दोगे मुझे आप कौन सी है? कौन सी है? फ्लेम रिटार्टेड फिनिशिंग। नेक्स्ट आता है, कपास को प्रेसिंग फिनिशिंग देने की कौन सी विधि? प्रेसिंग मतलब इस कपड़े को इकसार करना। आपकी ये जो होती है फ्लेम रिटार्टेड फिनिशिंग, इसमें क्या होता है? अच्छा ये बताओ, इसमें क्या होता है? ये अग्निरोधक फिनिशिंग है। क्या है? अग्निरोधक फिनिशिंग है। इसमें आग पकड़ने में समय ले या आग से सुरक्षित करती है फ्लेम रिटार्डेड फिनिशिंग। आपका आया, कपास की प्रीसिंग फिनिशिंग देने की विधि को क्या कहते हैं? सल्फेराइजिंग, वाटर प्रूफिंग, ट्रेस फिनिशिंग या क्या हुआ आपका साइजिंग? क्या कहते हैं? सनफेराइजिंग। क्या कहते हैं? सनफेराइजिंग। सुकड़ने से बचाता है, ये कपड़े को किससे बचाता है? सुकड़ने से बचाता है, जिससे कपड़ा धुलने के बाद भी अपनी स्थिति में आ जाए, अपने आकार में आ जाए। अब हम थोड़ा सा पुष्प सज्जा का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब हम? पुष्प सज्जा का पढ़ेंगे। थोड़ा सा पुष्प सज्जा हम लोग पढ़ेंगे अब। पुष्प सज्जा, ठीक है ना? जापानी पुष्प सज्जा कहाँ से आई? पुष्प सज्जा कहाँ से आई? पुष्प सज्जा, अच्छा पुष्प सज्जा की क्यों जाती है? किसी भी चीज को सुंदर दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हम पुष्प सज्जा करते हैं। इसका क्या महत्व है? पुष्प सज्जा का क्या महत्व है? निरस्ता को दूर करना है। गुलाब का बुग्गा आ जाए तो थोड़ा सा उदास भी बैठे हो तो आदमी खुश हो जाता है बुग्गा देख के। धार्मिक उद्देश्यों से मंदिरों में वगैरह में सजाते हैं ना हम लोग, उनसे फूलों से सजावटी दृष्टिकोण आपका संतुष्टि प्राप्त करता है। पुष्प सज्जा जब बहुत सुंदर हम लोग सजाते हैं तो हमें एक संतुष्टि प्राप्त होती है कि हमने बहुत प्यारा ये सजा दिया। आर्थिक दृष्टिकोण से भी हम पुष्प सज्जा अपनी करते हैं और आपकी स्वास्थ्य
दृष्टिकोण से आपकी पुष्प सज्जा जो होती है, आपकी पुष्प सज्जा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है पुष्प सज्जा? 3 प्रकार की होती है। परंपरागत पुष्प सज्जा, विदेशी पुष्प सज्जा और आधुनिक पुष्प सज्जा। कौन कौन सी होती है? परंपरागत जो आपकी बहुत टाइम से, पुराने टाइम से आपकी चली आ रही है। विदेशी जो दूसरे देशों से आप लोगों ने ले ली, विदेशी पुष्प सज्जा। पूर्व देशीय या जापानी पुष्प सज्जा इसमें आपकी आ जाती है। आधुनिक जो आपकी 20वीं शताब्दी की आपकी पुष्प सज्जा थी, ठीक है ना। परंपरागत फूलों को प्राथमिकता दी जाती है, रंगों को महत्व दिया जाता है, भारतीय पुष्प सज्जा है कौन सी? परंपरागत। आधुनिक आपकी जो 20वीं सदी से आपकी चली आ रही है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जापानी पुष्प सज्जा की कला को क्या कहते हैं? बेंसोई, फेंगसुई, इकेवाना या सजावटी गार्डनिंग क्या कहते हैं? व्हाट इज द आर्ट ऑफ जापानीज फ्लोवर अरेंजमेंट कॉल्ड इट? इकेवाना। और मंदिर को क्या कहते हैं कि टोकोवाना। इकेवाना में कितने प्रमुख भाग होते हैं? इकेवाना में कितने प्रमुख भाग होते हैं? सबको पता होगा, सॉरी यहाँ लगाती हूँ, सबको पता होगा। 2, 3, 4 या 5? कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 भाग कौन कौन से आपके होते हैं? देखो इस तरीके से मान लो गमला है, एक आपका सीधा होता है, एक आपका ये होता है और एक आपका ये होता है। ऐसे तो होता है। जो आपका सीधा वाला है ये आपका सिन होता है। ये क्या होता है आपका? सिन। सिन किसे प्रदर्शित करता है? स्वर्ग को। सिन किसे प्रदर्शित करता है? स्वर्ग को। और ये कितने अंश पे होता है? 90 डिग्री पे आपका ये होता है। ये होता है ये वाला होता है सो आपका किसको प्रदर्शित करता है? मनुष्य को। किसको? मनुष्य को। कितने अंश पे होता है? 45 डिग्री पे होता है आपका। तीसरा होता है आपका हाइकी। कौन सा होता है? सिन, सो और हाइकी। जो आपका हाइकी है ये आपका पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। हाइकी आपका पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। और ये आपका कितने पे होता है? 75 डिग्री पर आपका होता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका आता है, मैंने लिखा भी है। देखो इकेबाना का प्रयोग होने की प्रमुख भाग। सिन सबसे ऊंचा और प्रमुख रेखा, स्वर्ग का प्रतीक। सो माध्यमिक रेखा, मनुष्य का प्रतीक। और हिकाय जो है आपकी किसका? छोटी रेखा, पृथ्वी की तरफ को झुकी हुई है, पृथ्वी का प्रतीक। नेक्स्ट आपका आ जाता है इकेबाना की प्रमुख विशेषता क्या है? आपकी जो इकेबाना है उसकी प्रमुख विशेषता आपकी क्या है? फूलों की मात्रा, रंगों की अधिकता, न्यूनमत्ता और संतुलन। बड़े आकार के फूल, देखो बड़े आकार के फूल इसका नहीं है। न्यूनमत्ता और संतुलन, इकेबाना में न्यूनमत्ता तत्वों का प्रयोग करके संतुलन, अनुपात, प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाया जाता है, ठीक है ना आपका। नेक्स्ट आता है इकेबाना की उत्पत्ति किस देश से हुई है? ये तो मैं शुरू से आपको बताती हुई आई रही हूँ। चीन, भारत, कोरिया या जापान। तो ये हम लोग शुरू से ही अपना डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। क्या है इसका? जापान। क्या है? जापान। नेक्स्ट हुआ आपका इकेबाना में सबसे ऊंचा भाग क्या होता है? मैंने अभी बताया। और यह किसे प्रदर्शित करता है? कितने डिग्री पर होता है? सोए किसे प्रदर्शित करता है? हिके आपका किसे प्रदर्शित करता है? तीनों का मुझे बताओ। मैंने अभी आपको पीछे बताया 2 मिनट पहले ही। देखो सिन आपका सबसे ऊंचा होता है। सिन जो होता है वो आपका सबसे ऊंचा होता है। सिन आपका क्या होता है? सबसे ऊंचा होता है। स्वर्ग को प्रदर्शित करता है। किसे? स्वर्ग को। किसे प्रदर्शित करता है? स्वर्ग को। उसके बाद होता है सो आपका मनुष्य है, 45 डिग्री। उसके बाद होता है आपका हाइकी, 75 डिग्री, पृथ्वी। इकेबाना में फूल सजाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो इकेबाना है उसमें जो आपका फूल सजाने की प्रक्रिया है उसमें आप किसका प्रयोग करते हैं? बेस, केंजान, कांटे या कटोरा? किसका प्रयोग करते हो? केंजान का प्रयोग करते हो। केंजान क्या है? एक धातु की पिन्नुमा आकृति है, एक धातु की पिन्नुमा प्लेट है जिसमें उसकी फूलों की डंडियों को फिक्स कर दिया जाता है जिससे वे स्थिर रहें, गिरे ना। केंजान में, इकेबाना में किसका प्रयोग करते हैं? केंजान का। इकेबाना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सजावट नहीं, फूलों की बिक्री कि हम इकेबाना करेंगे और हमारे बहुत सारे फूल बिकेंगे, नहीं यार। आपका सौंदर्य और आध्यात्मिकता का
संबयन या केवल कलर संयोजन कि ये लगा दो सुंदर हो जाए, नहीं, सौंदर्य और अध्यात्मकता का समन्वय है। नेक्स्ट है ईकेवाना में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता? किसका प्रयोग आपका ईकेवाना में नहीं होता? ऊंचाई का अनुपात। देखो ऊंचाई का अनुपात तो मैंने आपको दिखाया है अभी। त्रिकोणीय संरचना, इसका प्रयोग कम। खाली स्थान का मैथ, खाली स्थान का तो मैथ दिया जाता है। क्या है? रंगों की बहुलता। ईकेवाना में कौन सी शैली अधिक है, आधुनिक है और कम औपचारिक मानी जाती है? कौन सी है? नेगेरिया, रिखुका, सोजोका या मैरीवानो, ये सब आपके जापानी इसकी इकेवाना के प्रकार है। कौन सी आपकी आधुनिक? मैरीवाना है। मैरीवाना फूलों को पानी से भरे चौड़े पात्र में सजाया जाता है। पानी से भरे चौड़े पात्र में आपको सजाया जाता है। घरों और आधुनिक आयोजनों में ये लोकप्रिय है आपकी मोरीबाना। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, और आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। और आपको इससे रिलेटिव जो भी आपको जानकारी लेनी है, हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। उस पर हमारी क्विज भी होती है। और प्लस आप लोगों की हमारे ही चैनल पे आपका यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर की भी क्लासेज चल रही हैं, तो आप लोग उनसे भी ज्वाइन हो सकते हो। इसके लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करना।